अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम वहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसके तमाम पार्ट्स को आंसर करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे उसके दोनों पार्ट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर द सीक्वेंस, यानी आपको एक सीक्वेंस प्रोवाइड किया गया है, सीक्वेंस बताया गया है और वो सीक्वेंस क्या है वो आगे मेंशन्ड है। सीक्वेंस किसको बोलते हैं कि जब भी कोई टर्म्स कोई खास पैटर्न या रूल फॉलो करती हैं तो हम कहते हैं कि ये एक सीक्वेंस है, यानी उन टर्म्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं कि ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है क्योंकि इसकी टर्म्स कोई खास पैटर्न या रूल फॉलो कर रही हैं। तो यहाँ पर भी जो आगे सीक्वेंस मेंशन्ड है जिसकी पहली टर्म 3 है, दूसरी टर्म 6 है, तीसरी टर्म 9 है, चौथी टर्म 12 है और पांचवी टर्म 15 है। तो ये जो टर्म्स हैं जिसके अंदर मैंने अभी आपको बोली 3, 6, 9, 12, 15 ये सब की सब सीक्वेंस की टर्म है। तो इनको सीक्वेंस इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सारी टर्म्स के दरमियान कोई ना कोई पैटर्न इन्वॉल्व है, कोई ना कोई रूल मौजूद है, तभी हम इस पूरी चीज को बोल रहे हैं कि ये एक सीक्वेंस है। और आगे डॉट और डॉट है जिसका मतलब है इसकी टर्म्स कोई खास पैटर्न को फॉलो करते हुए इसी तरीके से आगे चलती जाएंगी। तो यहां तक तो एक बात क्लियर हो गई कि आपको एक सीक्वेंस प्रोवाइड कर दिया गया है स्टार्ट में। पहले पार्ट में कहा जा रहा है राइट डाउन द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो पहले पार्ट के अंदर आपने ऊपर ही वाले सीक्वेंस की अगली 2 टर्म्स निकाल कर दिखानी है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं पहली 5 टर्म्स तो एक तरह की आपको पता ही है, आपने इस 5th टर्म से अगली 2 टर्म्स जो कि 6th और 7th टर्म बनती है वो फाइंड आउट करके दिखानी है, या यूं भी कह सकते हैं जहां तक इसकी टर्म्स बताई हुई है जो कि 15 यहाँ पे लिखा हुआ है, आखिरी टर्म इसकी ये बताई हुई है आपको सीक्वेंस में, इस 15 से अगली 2 टर्म्स आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है टी और नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है एन। अभी आपने इसको पढ़ना सीखना है। टी का मतलब होता है टर्म, ठीक है, और एन से हम मतलब लेते हैं nth। तो मिलाकर हम इसको पढ़ेंगे nth टर्म, यानी nth टर्म का मतलब है ये आप कह लें एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है आपकी सीक्वेंस की किसी भी टर्म की, यानी आपकी सीक्वेंस की कोई भी टर्म को हम जनरली कह सकते हैं tn यानी nth टर्म। अब हो सकता है इधर अगर आप n की जगह 5 पुट कर दें तो इससे मुराद हो जाएगा t5 यानी 5th टर्म, अगर n की जगह पे 6 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा t6, इससे मुराद हो जाएगा 6th टर्म। तो ये जनरल टर्म होती है आपकी सीक्वेंस की, यानी आपकी सीक्वेंस की कोई भी टर्म इससे मुराद ली जा सकती है। और इधर t का मतलब टर्म है और n का मतलब nth, तो मिलाकर पढ़ा करेंगे nth टर्म। तो वापस आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है nth टर्म फॉर द गिवन सीक्वेंस, यानी ऊपर दिए गए सीक्वेंस की आपको nth टर्म भी बताई गई है और वो क्या है इस 3n। अब इस nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस का क्या मतलब होता है और हमें इससे क्या फायदा मिलता है। जब भी आपको किसी सीक्वेंस की nth टर्म बता दी जाए ना तो आपके लिए सबसे ज्यादा आसानी बन जाती है कि अब आप उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे 5 टर्म्स मेंशन्ड है, अगर आपको कोई कैस की 20th टर्म जो है आप निकालना चाहते हैं तो आप इस nth टर्म के फॉर्मूले की मदद से, आप इसको कभी कभार nth टर्म का फॉर्मूला भी बोलते हैं, ये जो आपको nth टर्म गिवन है, तो आप इस nth टर्म की मदद से बड़ी आसानी से अपनी सीक्वेंस की 20th टर्म निकाल लेंगे। यानी कितनी ही बड़ी सी बड़ी टर्म आपकी सीक्वेंस में कोई आती हो, लेट्स से आपने कोई 100th टर्म निकालनी है या 200th टर्म निकालनी है, तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है या जो nth टर्म आपको गिवन होता है ये आपको ये मदद करता है, ये आसानी प्रोवाइड करता है कि आप आसानी से इसमें n की जगह पे कोई वैल्यू पुट करके अपनी सीक्वेंस की रिक्वायर्ड टर्म निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपको ऊपर दिए गए सीक्वेंस की nth टर्म भी बता दी गई है जो कि 3n के इक्वल है। और आगे कहा जा रहा है फाइंड दी 105th टर्म, और आपने अपनी इसी सीक्वेंस की 105th पोजीशन पे जो टर्म बनती है वो फाइंड आउट करके दिखानी है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई, आपको सीक्वेंस गिवन है, आपने इसकी अगली 2 टर्म्स भी निकालनी है और आपने इसी सीक्वेंस के अंदर मौजूद 105th टर्म भी निकाल कर दिखानी है। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 1 को। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 1 को। तो पार्ट नंबर 1 में जैसा मैंने आपको बताया था कि आपने अगली 2 टर्म्स निकाल के दिखानी है अपने सीक्वेंस की जो आपको ऊपर गिवन है। तो सबसे पहले हम अपने सीक्वेंस को दोबारा से नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे सीक्वेंस की जो सबसे पहली टर्म है वो 3 है, तो इसको हम t1 से रिप्रेजेंट करेंगे। t1 का मतलब होता है टर्म नंबर 1, तो वो हमारे पास गिवन है 3। उसके बाद हमारे सीक्वेंस की दूसरी टर्म 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे t2 से। उसके बाद फिर से कॉमा डालेंगे, हमारी थर्ड टर्म जो सीक्वेंस की है वो 9 है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे t3 से। और उसके बाद जो हमारी फोर्थ टर्म है वो 12 है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे
T4 से, और इसके बाद जो हमारी फिफ्थ टर्म है वो 15 है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे T5 से, यानी टर्म नंबर 5 से। और 15 के आगे वाली दो टर्म्स हमें रिक्वायर्ड हैं, तो उनकी जगह पे मैं इस तरीके से लाइंस लगा रहा हूँ। आप किसी भी तरीके से इन मिसिंग टर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टोटली आप पर है। मैंने यहाँ पे लाइंस यूज कर ली है कि जस्ट आपको याद रहे कि हमने ये दो टर्म्स 15 के आगे जो है फाइंड आउट करके दिखानी है। और क्योंकि ये टर्म्स इसी तरीके से आगे चलती रहेंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर 3 डॉट्स डाल रहा हूँ, जिसका मतलब है ये सीक्वेंस इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और ये फिफ्थ टर्म की अगली दो टर्म्स क्या बनती हैं, एक तरह की ये सिक्स्थ और सेवंथ टर्म मिसिंग है, जो कि आपने फाइंड आउट करके दिखानी है इस पहले पार्ट के मुताबिक। अब आपके पास जब भी कोई सीक्वेंस आएगा, आपने हमेशा ये देखना है कि आपकी सीक्वेंस में जो टर्म्स लिखी हुई हैं वो क्या पैटर्न फॉलो कर रही हैं, उसमें क्या पैटर्न मौजूद है। जब तक आप अपनी सीक्वेंस का पैटर्न नहीं तलाश कर पाएंगे, तब तक आप नहीं बता पाएंगे कि इस सीक्वेंस के अंदर जो मिसिंग टर्म्स है वो क्या हो सकती हैं। अब सीक्वेंस के पैटर्न को ढूंढने के डिफरेंट तरीके अवेलेबल हैं, क्योंकि सीक्वेंस जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो इसलिए हम इस पर डिफरेंट जो है आप कह लें तरीकों से डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके देखते हैं। जो स्ट्रेटेजी वर्क करती है वो हमें हेल्प कर देती है अपनी सीक्वेंस की मिसिंग टर्म्स को निकालने के लिए। तो एक बात आप याद रखिएगा, हर सीक्वेंस डिफरेंट होता है। जरूरी नहीं कि जो स्ट्रेटेजी आपने इस सीक्वेंस पे लगाई है वही स्ट्रेटेजी आप यूज करके बाकी सीक्वेंस की भी टर्म्स निकाल लें। आपने हर सीक्वेंस को डिफरेंट एंगल से जरूर देख लेना है। अब इस सीक्वेंस की बात करें तो आप देखें ये एक तरह का इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसमें हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी है। आप नोटिस करें पहली टर्म 3 थी तो अगली टर्म बढ़ के 6 हो गई, 6 टर्म से आगे आप देखें थर्ड टर्म 9 हो गई, वो भी बढ़ गई, 9 से अगली टर्म देखें वो 12 हो गई, यानी फिर दोबारा 9 से बढ़ के 12 बन गई अगली टर्म, और 12 से भी देखें अगली टर्म बढ़ के 15 हो गई, यानी हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी है। इस तरह की सीक्वेंस के अंदर अक्सर औकात ये पॉसिबिलिटी होती है कि कोई खास नंबर ऐड करके या कोई खास नंबर मल्टीप्लाई करके पिछली टर्म में आप शायद अगली टर्म बना पाएं और इसका पैटर्न ढूंढ पाएं, और जब पैटर्न मिल जाएगा तो फिर मिसिंग टर्म्स ढूंढना मुश्किल नहीं है। तो हम यहाँ पर वैसे तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, एक खास स्ट्रेटेजी पहले अप्लाई करेंगे, अगर ये वर्क कर गई तो इसी से हमें अपनी टर्म्स जो है पता चल जाएंगी। अगर ये वर्क नहीं करेंगी तो हमारे पास डिफरेंट और भी स्ट्रेटेजीज हैं, हम अपने सीक्वेंस को डिफरेंट एंगल से देखेंगे और तब अपनी मिसिंग टर्म्स को निकाल लेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी कहलाती है एक तरह की डिफरेंस निकालने वाली अप्रोच, यानी आप देखेंगे कि आपकी जो टर्म्स लिखी हुई है इनके दरमियान गैप कितना है, इनके दरमियान डिफरेंस कितना बनता है। अगर इनके दरमियान डिफरेंस सेम आ गया तो हम इसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, और अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस मौजूद हो आपकी टर्म्स के दरमियान तो इसका मतलब ये सीक्वेंस एक खास किस्म का सीक्वेंस कहलाता है, जिसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। और अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस होता है उसी को ऐड करके हर पिछली टर्म में आप अगली टर्म आसानी से बना लेते हैं। तो इसको चेक करते हैं पहले कि हमारा क्या सीक्वेंस ऐसा है भी या नहीं। तो अगर आप नोटिस करें इसका डिफरेंस कैसे निकालना है, हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को आपने माइनस करना है। जैसे आप देखें 3 पहली टर्म है, उससे नेक्स्ट 6 टर्म है, यानी सेकंड टर्म 6 है, तो आपने 6 में से 3 को माइनस करना है। तो आप 6 में से 3 को माइनस करें कितना आता है, 3 आता है। अब इसी तरीके से करते जाएं, 6 से अगली टर्म क्या है 9, तो 9 में से भी आप 6 को माइनस करके देखें तो 9 माइनस 6 भी कितना होता है, अगेन 3 होता है। अब 9 से अगली टर्म क्या है 12, तो अगेन 12 में से भी माइनस करें पिछली टर्म यानी 9, तो 12 माइनस 9 भी कितना होता है, 3 होता है। और यहाँ पे 15 लिखी हुई है 12 से अगली टर्म जो कि फिफ्थ टर्म बनती है, इसमें से भी आप 12 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 3, अगेन आपके पास सेम नंबर आया। तो आपने कम से कम 2 से 3 दफ़ा करके देख लेना है ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि वाकई में आपकी टर्म्स के दरमियान जो गैप है, जो डिफरेंस है वो सेम है। अब आप देखिए इन तमाम के दरमियान इन तमाम टर्म्स में जब भी आपने हर अगली में से पिछली टर्म को माइनस किया है एक जैसा नंबर मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। हम इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, वो है 3। आपने भी मेंशन कर देना है इसी तरीके से, क्योंकि इसकी यही वर्किंग है। तो अगर आपकी सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान इस तरह का कॉमन डिफरेंस मौजूद हो, यानी कोई भी हो सकता है, यहाँ पे 3 है तो कोई भी कॉमन डिफरेंस आपको पता चल जाए कि आपकी टर्म्स के दरमियान मौजूद है, इसका मतलब ये सीक्वेंस कौन सा है, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। और अरिथमेटिक सीक्वेंस में अगर आपने कोई भी मिसिंग टर्म्स निकालनी हो तो हर पिछली टर्म में ये वाला नंबर जिसको कॉमन डिफरेंस बोल रहे होते हैं वो आपने ऐड कर देना होता है, तो आपको अगली टर्म आसानी से मिल जाएगी। ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली टर्म 3 लिखी हुई है, तो मैं आप यहाँ पे लिख लें 3। अब 3 में ये वाला कॉमन डिफरेंस जो कि आपने निकाला है, जो कि खुद से 3 है, वो ऐड करते जाएं। 3 में आप 3 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 6। तो देखें अगर आप 3 में कॉमन डिफरेंस ये वाला नंबर ऐड करें तो आपको अगली टर्म मिल गई। इसी तरीके से अगर आप 6 में भी देखें यही कॉमन डिफरेंस यानी 3 को ऐड कर दें तो 6 + 3 कितना होता है, 9। देखें आपको थर्ड टर्म मिल गई। अब इसी तरीके से इस 9 के अंदर आप फिर से कॉमन डिफरेंस 3 को ऐड कर दें, प्लस कर दें 3, तो आपको अगली टर्म क्या मिल गई, 12। तो देखें चौथी टर्म 12 ही है। और चौथी टर्म में अगेन आप इसको 3 को ऐड कर दें इस कॉमन डिफरेंस को, तो आपको मिलता 15। तो देखिए अगली टर्म आपकी 15 ही है। तो इससे पता चल गया कि वाकई में यही पैटर्न है इसके अंदर, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जब अवेलेबल होगा, याद रखिएगा उसी नंबर को आपने हर पिछली टर्म में ऐड करना है, तो आपको अगली टर्म मिल जाएगी। तो अब आप क्या मुझे नहीं बता सकते कि 15 के आगे क्या टर्म होनी चाहिए, बहुत सिंपल है, इसमें भी 3 ऐड कर दें। तो मैं यहीं पे करके दिखा देता हूं कि अगर आप 15 में भी 3 ऐड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 18।
18 में भी 3 ऐड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 21। तो इससे पता चल गया कि यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 18 एंड 21, क्योंकि ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसमें कॉमन डिफरेंस मौजूद है। जिस भी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस मौजूद होता है तो जो कॉमन डिफरेंस होता है उसी नंबर को आपने हर पिछली टर्म में ऐड करना होता है, तो आपको अगली 2 टर्म्स मिल जाती हैं। तो ये इसकी वर्किंग है। आप इसको डायरेक्ट भी कोड कर सकते हैं, इस तरह भी कोड कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं डॉट डॉट भी लगा दूँ कि ये सीक्वेंस इस तरह आगे चलता रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो नेक्स्ट 2 टर्म्स थी जो कि हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी, दी नेक्स्ट 2 टर्म्स आर, वो कौन कौन सी हैं, एक है 18 और दूसरी कौन सी है, वो है 21। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो उम्मीद है आपको ये वाला जो पहला पार्ट है ये समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है टी एन, और टी एन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ इसको कैसे पढ़ना है। टी का मतलब होता है टर्म, और इसके नीचे जो एन लिखा हुआ है इससे मुराद है nth। तो मिलाकर पढ़ेंगे nth टर्म। nth टर्म से मुराद है आपके सीक्वेंस की जनरली कोई भी टर्म। अगर आप n की जगह पे 5 पुट कर देंगे तो ये T5 पढ़ा जाएगा, जिसको पढ़ेंगे टर्म नंबर 5। 6 पुट कर देंगे n की जगह पे तो T6 पढ़ा जाएगा, जिसको पढ़ेंगे टर्म नंबर 6। तो Tn से मुराद होता है आपके सीक्वेंस की जनरली कोई भी टर्म, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Tn से और पढ़ते हैं nth टर्म। मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ। तो आपको nth टर्म बताई गई है अपने गिवन सीक्वेंस की, जो कि किसके इक्वल है, 3n के। तो आपने यहीं से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है कि जब भी आपको आपके सीक्वेंस की nth टर्म बताई गई होगी, आपने उसको लिखना कैसे, आपने लिखना है nth टर्म यानी Tn, वो कितनी है, 3n। तो आप आगे लिखेंगे इक्वल टू 3n। तो इसीलिए हम कभी कभार कहते हैं कि जो आपको nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस जो है बताई जाती है, ये बेसिकली एक फॉर्मूला ही होता है उसकी nth टर्म कैलकुलेट करने की। किसकी nth टर्म कैलकुलेट करने की, अपने गिवन सीक्वेंस की nth टर्म कैलकुलेट करने की। यानी अगर आप अपने सीक्वेंस की कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको जनरली nth टर्म बोलते हैं, तो ये उसका फॉर्मूला ही होता है जिसको हम कह रहे होते हैं nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। उसको किस तरह लिखना है, पहले nth टर्म लिखना है, बीच में इक्वलिटी का साइन, और आगे जो उन्होंने बताई हुई है कि nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस 3n है, आगे लिख देना 3n। तो क्योंकि इस पार्ट में लिखा हुआ है आपने फाइंड करके दिखानी है 105th टर्म, तो आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, T स्टैंड्स फॉर टर्म, और क्योंकि 105th टर्म निकालनी है तो इसलिए नीचे यहाँ पर लिखेंगे 105 और आगे इसके डाल देंगे क्वेश्चन मार्क, यानी ये वाली टर्म आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आपको nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस का फॉर्मूला जब गिवन हो, या nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस कह लें, आपको पता हो, तो इससे यही फायदा होता है कि आप n की जगह पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके अपनी रिक्वायर्ड टर्म गिवन सीक्वेंस की हासिल कर सकते हैं। जिस तरह आपको अगर 105th टर्म चाहिए अपने सीक्वेंस की, तो आपने क्या करना है, जस्ट n की जगह पे 105 पुट कर देना है। और अगर आपको लेट से अपनी सीक्वेंस की 5th टर्म चाहिए होती तो आप n की जगह पे 5 पुट कर देते। तो क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे t के नीचे जो ये लिखा हुआ 105, ये n की वैल्यू ही रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली आपको 105th टर्म रिक्वायर्ड है अपनी सीक्वेंस की, जो कि ऊपर गिवन है। तो आपने क्या करना है, आपके पास जो भी फॉर्मूला दिया होगा, जो भी nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस बताई गई होगी, उसमें n की जगह पे 105 पुट कर देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुट n इक्वल्स टू 105, किस में पुट करेंगे, जो ऊपर आपको nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस गिवन है। तो जहां जहां पर n है वहां पर 105 लिख दें। इधर नीचे 10 n है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 105 इक्वल टू का साइन, यहाँ पर 3 है तो 3 वैसे ही, इसके आगे n मल्टीप्लाई हो रहा है तो n की वैल्यू आप लिखेंगे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, जो कि है 105, इस तरीके से। अब बहुत आसान है, आप इसको वैसे ही उतार लें, यानी टर्म 105 जो बनती है 105 टर्म वैसे की वैसे ही। अब जस्ट आपने किसको क्या कर देना है, 3 को मल्टीप्लाई कर देना 105 से, क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 105 से, तो कितना आ जाएगा 315। तो इससे पता चला कि आपको जो सीक्वेंस दिया गया था ऊपर, उसकी 115 टर्म कितनी बनती है, 315। तो देखिए ये फायदा होता है इस जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस को जो है दिए जाने का, या आप कह लें इस जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस के फॉर्मूले का, कि आप अपनी सीक्वेंस की कोई भी टर्म बड़ी आसानी से n की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके निकाल सकते हैं। अब अगर हमें ये चीज़ मैन्युअली कैलकुलेट करनी पड़ जाती तो हमारा बहुत टाइम ज़ाया होता, हमारा बहुत टाइम लगता और डिफिकल्टी हो जाती, जिस तरह भी आपने देखा भी है पार्ट नंबर 1 में हमने मैन्युअली अगली 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो जो nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस होता है वो आपको यही एडवांटेज देता है, यही एडवांटेज वो हमें दे रहा होता है कि आप अपने सीक्वेंस की कोई भी टर्म बड़ी आसानी से n की जगह पे डिफरेंट वैल्यू या पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, तो हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है कि हमारी 105th टर्म बनती है 315, यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी।